अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने आयंस के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। अगर आपको याद हो, आयन के बारे में मैंने कहा था कि आयन मीन कोई भी सब्सटेंस जिसपे चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसपे चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसको आयन कहा जाता है। और फिर मैंने कहा था कि आयन्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है। मीन जो पॉजिटिव आयन्स हैं उनको कैटायंस कहा जाता है और नेगेटिव आयन्स को एनायंस कहा जाता है। और मैंने कहा था कि आयन बनता कैसे है, आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था कि अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, और अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनता है। जिस तरह कोई भी न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है आयन बनता है, इसी तरह जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। यानी आयन के लिए कोई फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है। आयन होने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि सब्सटेंस पे चार्ज होना जरूरी है। आयन की एक रिक्वायरमेंट है कि सब्सटेंस पे चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव तो वो आयन है। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। आयन की एक ही रिक्वायरमेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर आयन की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो दो रिक्वायरमेंट्स कौन सी है? नंबर वन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए। यानी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूल होना चाहिए, और सेकंड रिक्वायरमेंट है उस पर चार्ज होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी सो मॉलिक्यूलर आयन के लिए एक रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल का होना जरूरी है और दूसरी रिक्वायरमेंट उस पर चार्ज होना जरूरी है। चार्ज क्या होना चाहिए? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्या कह सकते हैं कि when an atom loses or gains an electron, it is converted into an ion। अभी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की ये बात, Similarly, when a molecule loses or gains electron, it is converted into molecular ion। कि जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा वो आयन में चेंज होगा, और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वो मॉलिक्यूलर आयन में चेंज होगा। जितने भी मॉलिक्यूलर आयन्स हैं उनको हम आयन्स कह सकते हैं। तमाम मॉलिक्यूलर आयन्स को आयन्स कहा जा सकता है, लेकिन तमाम आयन्स को मॉलिक्यूलर आयन्स नहीं कह सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन्स की दो रिक्वायरमेंट्स हैं और आयन की एक रिक्वायरमेंट है। मॉलिक्यूलर आयन को डिफाइन कैसे करेंगे, फिर इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? एनी molecular species having charge either positive or negative is called molecular ion। Any molecular species having either positive or negative charge is called molecular ion। जरा एग्जांपल्स की बात करते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी चार्ज को रहने दें। CO क्या ये मॉलिक्यूल है? यस, CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है। पहली रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल कर रहा है। CO मॉलिक्यूल है, +1 चार्ज भी है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी है और इस पे चार्ज भी है, सो ये मॉलिक्यूलर आयन होगा। इसी तरह N2 एक मॉलिक्यूल है और इस पे भी चार्ज भी है, इट मीन ये मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह C2H4 जिसको इथीन कहते हैं, इथीन या इथाइलिन, आपने पढ़ा होगा मीथेन, इथेन, इथीन, ये इथीन है। C2H4 इथीन का फार्मूला है और ये मॉलिक्यूल है, इस पे भी चार्ज है, सो ये मॉलिक्यूलर आयन है। सिमिलरली O2 भी एक मॉलिक्यूल है और इसका चार्ज +1 है। O2 भी एक मॉलिक्यूल है और इसका चार्ज +1 है, सो ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। फिर इसी तरह
CH4 ये भी एक मॉलिक्यूल है, मीथेन, और इसमें भी चार्ज है। सो जब अगर मॉलिक्यूल पे जब चार्ज आ जाए तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज, कोई भी मॉलिक्यूल जिसपे चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। तो हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड, आयंस बनते कैसे हैं, आयंस बनते कैसे हैं? जिस तरह आयंस बनते हैं उसी तरह मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। अगर आपको याद हो कल हमने डिस्कस किया था कि आयंस कैसे बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ, किस की बॉम्बार्डमेंट बन सकते हैं? बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी हाई एनर्जी होनी चाहिए? 10 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की ताकि आयंस बन सके? 10 to 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो कैसे आयंस या मॉलिक्यूलर आयंस बना सकते हैं? बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट, बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ एक्स रेज, बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ एक्स रेज। फिर इसी तरह बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बाय द बॉम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। फिर next, by heating a molecule at sufficiently high temperature, by heating a molecule at sufficiently high temperature, इससे मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो जाएगा? आयन में, मीन मॉलिक्यूलर आयन में चेंज हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर आयन भी दो तरह के हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं। लेकिन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हैं ये ज्यादा अबंडेंट होते हैं एज कंपेयर्ड टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। Cationic molecular ions are more abundant than anionic molecular ion। इसकी क्या रीजन है? क्यों cationic molecular ion ज्यादा abundant होते हैं और anionic less abundant होते हैं? इसको ऐसे समझ लेते हैं। अब मॉलिक्यूल की अगर बात करें, मॉलिक्यूल कौन सा होगा? कौन सी कंपाउंड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं? कौन सी सब्सटेंस को मॉलिक्यूल कहेंगे जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता हो, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो? और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसकी होगी? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसी सब्सटेंस की होती है कि जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। यानी मॉलिक्यूल वो होगा कि जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, मॉलिक्यूल वो होगा जिसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा या जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अगर वैलेंस शेल कंप्लीट है तो क्या मजीद इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है? एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। लेकिन मॉलिक्यूल का वैलेंस शेल पहले से कंप्लीट होता है या मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, तो क्या वो मजीद इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है? नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक जग है, सपोज करते हैं एक जग है जिसमें 5 गिलास पानी के आ सकते हैं। एक जग है जिसमें 5 गिलास पानी के हम रख सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमने उस जग को पानी से भर दिया है, हमने उस जग में 5 गिलास पानी के डाल दिए हैं, तो क्या उसमें 1 गिलास मजीद डाल सकते हैं? यानी जग पानी से हमने भर दिया है, 5 गिलास पानी के उस जग में डाल दिए हैं, जग फुल हो गया है। अब क्या उस जग में 1 गिलास पानी मजीद डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता। लेकिन क्या उस जग से 1 गिलास पानी निकाला जा सकता है? यस। यानी जब हमने जग को पानी से भर दिया तो उसमें से 1 गिलास पानी निकाल तो सकते हैं, लेकिन जग फुल है उसमें पानी डाल नहीं सकते। इसी तरह जो मॉलिक्यूल होता है उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सो उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, जिसकी वजह से कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा अबंडेंट होते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन लेस अबंडेंट होते हैं। ये बात एमसीक्यूज में भी पूछते हैं कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास, पहली बात तो ये है कि हम एटम के मास को एटॉमिक मास क्यों नहीं कहते, हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं?
एटम के मेस को एटॉमिक मेस क्यों नहीं कहते, हम रिलेटिव एटॉमिक मेस क्यों कहते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि हम उसको अपनी आंखों से, नेकेड आईज से डायरेक्टली नहीं देख सकते। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी नेकेड आईज से नजर ना आता हो, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इवन अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी यूज करें तो उससे भी हमें एटम नजर नहीं आता। इसका मतलब एटम बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें या एक्सरेज एनालिसिस से स्टडी करें तो उससे हम एटम के एविडेंस के बारे में कुछ बता सकते हैं, एटम का कुछ एविडेंस हम दे सकते हैं। और एटम का अगर याद हो, मैंने कहा था एटम का मेस कितना होता है, मेसेज ऑफ द एटम्स आर इन द रेंज ऑफ 10 raised power -24 to 10 raised power -22 ग्राम और 10 raised power -27 to 10 raised power -25 किलोग्राम। यानी एटम्स का जो मेस है वो 10 रेज पावर -24 से 10 रेज पावर -22 ग्राम्स के रेंज में होता है, या 10 रेज पावर -27 से 10 रेज पावर -25 केजी के रेंज में होता है। अब ये मेस बहुत ही कम है, क्योंकि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो ऑब्वियसली उसका मेस भी कम होगा। और ये इतना कम मेस है कि किसी भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बैलेंस से भी हम इतना कम मेस वे नहीं कर सकते। यानी एटम का मेस इतना कम है, देखिए कितना कम है, किस रेंज में होता है, 10 रेज पावर -24 से लेकर 10 रेज पावर -22 ग्राम। यानी बहुत ही कम मेस है। इतने कम मेस वाले किसी भी सब्सटेंस को हम किसी भी सेंसिटिव बैलेंस से भी हम वे नहीं कर सकते। तो फिर क्या करते हैं, हमें कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा, हमें कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो रेफरेंस या स्टैंडर्ड रेफरेंस हम फिर किसको यूज करते हैं, कार्बन को। हम रेफरेंस क्या यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं। लेकिन क्या वजह है, इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इतने ज्यादा एटम्स हैं, हम कार्बन ही को रेफरेंस क्यों बनाते हैं? इतने एटम्स को छोड़ के सिर्फ कार्बन ही को स्टैंडर्ड क्यों बनाया जाता है? दो रीजंस हैं। एक तो इसकी अबंडेंस है और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी है। ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से, इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से इसको जो है ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया जाता है। यानी कार्बन को क्यों स्टैंडर्ड लिया जाता है, इसकी स्टेबिलिटी की वजह से और इसके अबंडेंस की वजह, ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा अबंडेंट है, इस वजह से हम कार्बन को, और कार्बन में से कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। कार्बन 12 जब लेंगे, किसी भी एटम का अगर आपने मेस मेजर करना है, मैंने कहा कि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और एटम का मेस बहुत ही स्मॉल है, और इतना कम मेस किसी भी सेंसिटिव बैलेंस से भी वे नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और स्टैंडर्ड किसको लेते हैं, कार्बन 12 को। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। और अगर हमें किसी भी एलिमेंट के एटम का मेस मेजर करना हो तो हमें उस एलिमेंट के एटम को कंपेयर करना होता है, किसके साथ कंपेयर करना होता है, कार्बन 12। अगर कोई भी एटम है उसका मेस हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, हम उस एटम के मेस को कंपेयर करेंगे विद द मेस ऑफ एटम या विद द मेस ऑफ कार्बन 12। जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से हमें मेस मिलेगा। क्योंकि किसी भी एटम का मेस डायरेक्टली हम वे नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा अभी तक कोई बैलेंस नहीं है कि जिससे किसी एटम का डायरेक्टली वे किया जा सके। तो कैसे फिर हम मेस फाइंड करते हैं, हर एटम को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 से। तो जब कार्बन 12 से कंपेयर करने से जो मेस आता है, कार्बन 12 से रिलेट करने से जो मेस आता है, उस मेस को कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मेस। क्योंकि किसी भी एटम का मेस डायरेक्टली वे नहीं हो सकता, इसलिए एटम के मेस को हम एटॉमिक मेस नहीं कह सकते। तो रिलेटिव फिर क्यों कहते हैं कि हर एटम का जो मेस है वो कैसे हमें मिला है, बाय रिलेटिंग
by comparing with carbon 12, क्योंकि जितने भी एटॉमिक मैसेज हैं एटम्स के वो रिलेट करने से हमें मिले हैं, कंपेयर करने से मिले हैं। किससे रिलेट करने से मिले हैं? कार्बन 12 से। इस वजह से एटम के मेस को रिलेटिव एटॉमिक मेस कहा जाता है और एटॉमिक मेस नहीं कहा जाता। अब जो रिलेटिव एटॉमिक मेस है, ये आपको बात अब समझ आ गई होगी कि क्यों हम एटम के मेस के लिए एटॉमिक मेस सिंपल नहीं लिखते बल्कि हम रिलेटिव एटॉमिक मेस लिखते हैं। करेक्ट बेसिकली रिलेटिव एटॉमिक मेस टर्म है, एटॉमिक मेस हम नॉर्मली नहीं लिखते। रीजन आप समझ चुके होंगे कि क्यों हम एटॉमिक मेस नहीं लिखते और रिलेटिव एटॉमिक मेस क्यों लिखते हैं। अब जरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मेस, रिलेटिव एटॉमिक मेस इसका मतलब क्या है? किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मेस जो हमने कैसे फाइंड किया कि हमने उस एलिमेंट के एटम को रिलेट किया है, कंपेयर किया है। किसके साथ कंपेयर किया है? कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इनमें से ज्यादा अबंडेंट और ज्यादा स्टेबल कार्बन 12 है। सो स्टैंडर्ड रेफरेंस भी कार्बन 12 ही यूज होता है। सो कैसे डिफाइन करेंगे? क्या स्टेटमेंट बन सकती है रिलेटिव एटॉमिक मेस की? The mass of an atom, the mass of an atom of an element is compared with the mass of an atom of carbon taken as 12 is called relative atomic mass। यानी किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मेस जो कैसे हासिल हुआ? कंपेयर करने से। किससे कंपेयर करने से? कार्बन के एक एटम से। लेकिन कौन से एटम से? कार्बन 12 से। उसको रिलेटिव एटॉमिक मेस कहा जाता है। या इसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? The mass of an atom of an element, the mass of an atom of an element relative to the mass of an atom of carbon taken as 12। मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मेस जो कैसे हासिल हुआ? कंपेयर करने से, रिलेट करने से with the mass of carbon 12 is called as relative atomic mass। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास? अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो यूनिट यूज होती है वो AMU यूज होती है। यूनिट कौन सी यूज होती है? AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास? AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU। ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 15.9994 AMU। नियान का रिलेटिव एटॉमिक मास 20.1797 AMU। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास 35.453 AMU। कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास 63.546 और यूरेनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 238.0289। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपसे डिस्कस की हैं और साथ उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस भी डिस्कस किए हैं। अब मेरे ख्याल में रिलेटिव एटॉमिक मास में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आइसोटोप्स की। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, according to Dalton's atomic theory, all atoms of the same element are alike even in their masses। डाल्टन ने अपने थ्योरी में ये कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में एक जैसे होंगे, इवन उनके मैसेज भी आपस में सेम होंगे। यानी डाल्टन ने कहा था एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो हर लिहाज से आपस में एक जैसे होंगे और उनके मैसेज भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। यानी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, all atoms of an element are similar in all respects, या are same in all respects even in their masses। Later on
एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है सोडे। लेटर ऑन एक साइंटिस्ट था जिसका नाम सोडे है। सोडे ने कहा कि डाल्टन झूठा है और झूठ बोलता है। डाल्टन ने क्या कहा था? ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इवन इन देयर मैसेज। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, इवन उनके मैसेज भी एक जैसे होंगे, उनके मैसेज भी सेम होंगे। लेकिन बाद में सोडे ने कहा नहीं, डाल्टन झूठा है, ये झूठ बोलता है। सोडे ने क्या कहा कि ऐसा नहीं है, ये जो डाल्टन कह रहा है कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हैं, एक एलिमेंट के सारे एटम्स का मैच सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। सोडे ने कहा कि एक एटम, एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स तो आपस में सेम होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज आपस में डिफरेंट होते हैं। यानी किस बेस पे सोडे ने कहा कि डाल्टन झूठा है और डाल्टन झूठ बोल रहा है? यानी सोडे ने कहा कि एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स तो आपस में सेम होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज सेम नहीं होते। जबकि डाल्टन ने क्या कहा था कि एक एलिमेंट के जितने एटम्स होंगे उन सब के मैसेज आपस में सेम होंगे। सोडे ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो सोडे ने क्या कहा? It was discovered by Sode. It was discovered by Sode that atoms of the same element have same atomic number but different atomic masses. And those atoms having same atomic number but different atomic masses are called isotopes. यानी डाल्टन ने कहा कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो एक जैसे हैं उनके मैसेज भी सेम है। सोडे ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज सेम नहीं होते। उन एटम्स को इसने क्या नाम दिया था? आइसोटोप। इसका मतलब ये जो आइसोटोप वाला कंसेप्ट है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? सोडे ने। ये एमसीक्यूज में भी बात पूछते हैं, द फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी। The phenomena of isotopy was discovered by Sode. ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है। The phenomena of isotopes was discovered by Sode. So isotope की स्टेटमेंट हम क्या बना सकते हैं? आइसोटोप्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सोडे का जो कंसेप्ट है उसी को लेकर डिस्कस करते हैं और वही कंसेप्ट अभी भी वैलिड है। एक ही एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो आपस में सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है और इस फिनोमेना को आइसोटोपी कहा जाता है। सो आइसोटोप्स की क्या स्टेटमेंट में बनेगी? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट having same atomic number but different atomic masses are called isotopes. Atoms of the same element having same atomic number but different atomic masses are called isotopes, and this phenomena is called isotopy. So the phenomena of isotopy was discovered by Sode. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें लिथियम है, लिथियम के दो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होंगे ये तो समझ आ गई है कि एक ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। लिथियम के दो आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं। कार्बन के भी तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसी तरह ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। निकल के कितने आइसोटोप्स हैं? 5। निकल के 5 आइसोटोप्स हैं। कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि किसी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। प्लेडियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 6। कैडमियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 9। और टिन के कितने आइसोटोप्स हैं? 11। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा गया है, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ टिन इज, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ टिन इज, कौन सा नंबर सही है? 11।
टिन के कितने आइसोटोप्स हैं? 11 आइसोटोप्स हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा गया है। द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ टिन इज 11। इसी तरह बाकी भी पूछे जा सकते हैं। द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ निकल 5, द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कैडमियम 9, नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3। तो आपको ये याद रखने हैं कि इन एलिमेंट्स के कितने कितने नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं, ये आपके सिलेबस में है और इन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज में ये पॉइंट बन सकता है, तो इसको अच्छी तरह से ये समझना है और ये याद रखने हैं आपने। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आइसोटोप्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, जरा इस बात को समझते हैं। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Isotopes have same number of protons and electrons. Isotopes have same chemical properties. Isotopes have same chemical properties. क्योंकि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेस पे बनाया गया है? कि जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में है, ये मोज़ली ने बनाया था और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। किस बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करके ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है? Increasing order of their atomic number. Increasing order of their atomic number. Atomic number के बेस पे अरेंज करके ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। अब चूंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम है, तो पीरियोडिक टेबल में कितनी पोजीशंस रिक्वायर्ड है? ओनली 1। एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, सो दे रिक्वायर ओनली 1 पोजीशन, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। आइसोटोप्स हैव